औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने लगे हैं ENG 508 का लेसन नंबर 27 प्रीसपोजिशन एंड इंटेलमेंट इन प्रैग्मेटिक्स। तो ये वाला लेसन पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। आप पास्ट पेपर फाइल्स उठा के देख लें, इसमें से बहुत सारे MCQs और बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं, तो आपने वीडियो को कम्प्लीटली वॉच करना है। अगर आपको कुछ समझ नहीं आता तो आप कमेंट सेक्शन में आके पूछ सकते हैं। सबसे पहले हम इंटेलमेंट और प्रीसपोजिशन का इंट्रो देख लेते हैं। A presupposition is something the speaker assumes to be the case prior to making an utterance. Speaker's note sentence have presupposition. अब यहाँ पे उन्होंने ये बताया हुआ है कि वो वाली assumption जो स्पीकर कुछ भी utterance स्पीक करने से पहले जो वो assume करता है उसको कहते हैं presupposition, और ये sentence specific नहीं होती हैं, ये speaker specific होती हैं। इसके बरक्स जो इंटेलमेंट होती हैं वो सेंटेंस स्पेसिफिक होती हैं, और उसमें अटरेंस में जो बात की गई है उसको लॉजिकली फॉलो कर रही होती हैं अजम्पशंस। An entailment is something that logically follows from what is asserted in the utterance. Sentence note speaker have entailment. We can identify some of the potentially assumed information associated with the utterance. यहाँ पर एग्जाम्पल दी हुई है, Mary's brother bought 3 horses. Here the speaker will normally be expected to have the presupposition that person called Mary exists and that she has a brother. अब assumptions जो presupposition है वो हमारे माइंड में ये बनती हैं, स्पीकर के माइंड में ये होंगी कि मैरी जो है वो एक लड़की है, ह्यूमन बीइंग है, वो एग्जिस्ट करती है और उसका एक ब्रदर है। और मोर जो स्पेसिफिक presupposition होगी वो ये होगी कि मैरी के सिर्फ एक ब्रदर है और उसके पास अलॉट ऑफ मनी है। तो ये सारी स्पीकर के माइंड में होंगी assumptions. All of these presupposition are the speakers and all of them can be wrong in fact. ये जो सारी है ना ये स्पीकर के माइंड में है और ये सारी रॉन्ग भी हो सकती हैं। इसके बरक्स the sentence in one will be treated as having the entailment that Mary's brother bought something, bought 3 animals, bought 3 horses and many other similar logical consequences. अब इंटेलमेंट में आप देखें यहाँ पे जो assumption आप बना रहे हैं वो लॉजिक की बेस पे बना रहे हैं। उस सेंटेंस को देखते हुए हम उसमें जो लॉजिक है ना उस पे गौर कर रहे हैं कि जो मैरी का ब्रदर है उसने एनिमल्स बाउट किए हैं, उसने 3 हॉर्सेस बाउट किए हैं, इस तरह से बाकी जो जितने भी यहाँ पे लॉजिकल कॉन्सिक्वेंसेज हैं। These entailments follows from the sentences regardless of whether the speaker's beliefs and rights or wrong in fact. मतलब यहाँ पे ना ऐसा नहीं होता कि जो अब स्पीकर की बिलीव्स इस पर असरअंदाज नहीं हो रहे होते और इसमें ऐसा नहीं होता कि ये रॉन्ग भी हो सकती हैं। अब सेंटेंसेस में स्पेसिफिक उन्होंने एक बताई हुई है तादाद कितने खरीदे हैं हॉर्सेज, और हमें पता है कि हॉर्सेज जो है वो एनिमल्स होते हैं, तो यहाँ पे लॉजिक की बात हो रही है एंटेलमेंट के अंदर। आई होप सो आपको एंटेलमेंट और प्रीसपोजिशन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। आगे हम प्रीसपोजिशन की टाइप के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले है एग्जिस्टेंशियल प्रीसपोजिशन। एग्जिस्टेंशियल नाम से जाहिर है किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस के बारे में बात हो रही होती है, और जब किसी चीज़ की एग्जिस्टेंस होगी जाहिर सी बात है वो कोई पर्सन, प्लेस या कोई थिंग होगी, तो यहाँ पे नाउन इसमें यूज़ हो रहा होता है एग्जिस्टेंट प्रीसपोजिशन में। Existential presupposition is the assumption of existence of entities named by the speaker. They can be found in noun phrase and possessive construction. For example, noun phrase the car was broken. तो अब यहाँ पे किस चीज़ के जिक्र है, नाउन इसमें क्या है, द कार वाज ब्रोकन। द कार जो है इसमें नाउन फ्रेज है। प्रीसपोजेज दैट द एग्जिस्टेंस ऑफ द एंटिटी इज रेफर टू इन दिस केस इन द कार। तो अब यहाँ पे हम ये प्रीसपोज करते हैं ना कि द कार वाज ब्रोकन मतलब कि कार एग्जिस्ट करती है, एक कार थी जो कि टूट चुकी है। आगे है पोजेसिव कंस्ट्रक्शन। टॉम्स कार इज न्यू। वी कैन प्रीसपोज दैट टॉम एग्जिस्ट एंड दैट हैज अ कार। आगे हमारे पास जो दूसरी टाइप है प्रीसपोजिशन की वो है फैक्टिव प्रीसपोजिशन। ये भी नाम से जाहिर है जिसमें फैक्ट्स की बात हो रही होती है। तो इज assumption दैट इज समथिंग दैट इज ट्रू ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सम वर्ब्स सच एज नो, रियलाइज, ग्लैड। तो ऐसे वर्ब्स इसमें यूज हो रहे होते हैं और इसमें जो इन्फॉर्मेशन कन्वे की जा रही होती है, जो मैसेज कन्वे किया जा रहा होता है वो ट्रू होता है। जैसे आई नो अबाउट दिस स्कूल, दिस सिटी। तो यहाँ पे आई नो क्योंकि वर्ड यूज़ हो रहा है, तो इससे क्योंकि आई नो वर्ड से हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इससे में फैक्ट की बात हो रही है, और जो इन्फॉर्मेशन बताई जा रही है, ये वाला जो जुमला कहा जा रहा है, ये वाली जो अटरेंस है आई नो अबाउट दिस सिटी, आई नो अबाउट दिस प्लेस, तो इसमें फैक्ट की बात हो रही है। आगे हमारे पास है नॉन फैक्टिव प्रीसपोजिशन। नॉन फैक्टिव मतलब इसमें जो
इसमें ऐसा होता है ना कि बाज़ औक़ात इमेजिनेशन और ड्रीम की बात हो रही होती है, यानी कि फैक्ट से ना हकीकत से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता है और झूठ भी होता है बाज़ औक़ात। रेफर टू समथिंग इज़ दैट इज़ नॉट ट्रू, जैसे कि आप एग्जांपल ले सकते हो, आई ड्रीम्ड आई वाज अ रिच, तो ये सिर्फ एक ड्रीम था, ड्रीम है, असल में जो स्पीकर है वो रिच नहीं है। तो नॉन फैक्टिव इसमें बात की जा रही होती है जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं होता है। आगे लेक्सिकल प्रीसपोजिशन, लेक्सिकल जैसे कि ना हम किसी वर्ड से उसको उसके मीनिंग को इन्फर कर रहे होते हैं, किसी स्पेसिफिक वर्ड से। लेक्सिकल स्टडी क्या होती है? वर्ड्स की स्टडी, वर्ड्स के बारे में हम बात कर रहे होते हैं। तो लेक्सिकल जो प्रीसपोजिशन है इसमें किसी वर्ड से हम प्रीसपोजिशन बना रहे होते हैं। जैसा कि आप एक सेंटेंस ले लें, शी हैज़ स्टॉप रनिंग, तो इससे हम क्या प्रीसपोज करते हैं? शी यूज टू रन, अब उसने रनिंग करना छोड़ दिया, तो इसका मतलब इससे हम ये प्रीसपोज करेंगे, अच्छा तो इसका मतलब है पहले वो रनिंग करती थी। ठीक है, आगे हमारे पास है स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन। अब स्ट्रक्चरल प्रीसपोजिशन में ना ये WH वाले क्वेश्चन होते हैं मोस्टली। यूज ऑफ सर्टेन स्ट्रक्चर, WH क्वेश्चन कंस्ट्रक्शन, द लिसनर perceives that the information pursued is necessarily true or intended to be true by the speaker। जैसे कि एग्जाम्पल आप ले सकते हैं, when did she travel to USA, तो इससे हम WH वाला क्वेश्चन आया, तो इससे हमें क्वेश्चन से हम ये इन्फर करेंगे, ये प्रीसपोज करेंगे, she actually traveled to USA। हमें क्वेश्चन को देखते हुए हमने ये प्रीसपोज किया है। क्वेश्चन हमारे पास था when did she travel to USA, तो इससे ये प्रीसपोज कर सकता है स्पीकर के माइंड में, ये बात होती है अटरन से पहले, शी एक्चुअली ट्रैवल टू USA। आगे लास्ट में काउंटर फैक्चुअल। अच्छा, ऊपर था ना नॉन फैक्टिव, नॉन फैक्टिव में ड्रीम की बात हो रही होती है, इसमें फैक्ट्स की बात, जो इन्फॉर्मेशन ट्रू नहीं होती है, लेकिन काउंटर फैक्चुअल में बिल्कुल अल्टरनेटिव होती है, बिल्कुल एक हकीकत के बरअक्स आप कह सकते हैं, बिल्कुल फैक्ट के कंट्रेरी। अब जैसे यहाँ पे उन्होंने बताया इज एन असम्पशन व्हाट इज प्रीसपोज इज नॉट ओनली अनट्रू बट इट इज ऑपोजिट ऑफ व्हाट इज ट्रू और कंट्रेरी टू फैक्ट्स। मतलब ना सिर्फ वो गलत होती है बल्कि जो ठीक है ना, जो एक फैक्ट है बिल्कुल उसकी भी ऑपोजिट होती है। जैसे आई विश आई वर किंग, या हम कह सकते हैं कि इफ़ यू वर माई सिस्टर, तो अब सिस्टर्स ब्रदर ऑलरेडी हैं, और मतलब कोई भी उठ के आपकी बहन तो नहीं मान सकता, कोई भी आपका भाई तो नहीं मान सकता, या आप किसी फेमस पर्सनैलिटी से अपने आप का मतलब कोई खूनी रिश्ता तो आप नहीं कह सकते ना कि मेरी ख्वाहिश है कि मैं उसकी बहन होती, मैं उसका भाई होता, इस तरह से। तो ये सिर्फ हमारी इसमें विशेस का इजहार कर रहे होते हैं और ये हकीकत के बिल्कुल बरअक्स होता है, यानी ऐसा होना नामुमकिन होता है काउंटर फैक्चुअल में। आई होप सो आपको समझ आ गई होगी। आगे है हमारे पास प्रोजेक्शन प्रॉब्लम। अच्छा, प्रोजेक्शन प्रॉब्लम मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईजी वर्डिंग में बताती हूँ, यहाँ पे थोड़ा इन्होंने डिटेल से बताया है, ये आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। प्रोजेक्शन प्रॉब्लम ये है ना कि जब जो सिंपल सेंटेंसेस होते हैं उनको बोलते वक्त, उनको सुनते वक्त एक स्पीकर के माइंड में एक उससे रिलेटेड एक प्रीसपोजिशन होती है। अब वो वाले सेंटेंसेस जब आगे चल के वो एक और उसके साथ पार्ट जो है वो ऐड हो रहा होता है, वो सेंटेंसेस एक कम्प्लेक्स सेंटेंसेस जब बन रहे होते हैं आगे जाके, तो अब पहले सेंटेंस से रिलेटेड जो प्रीसपोजिशन थी स्पीकर के माइंड में, जब ये सेंटेंस कम्प्लेक्स होगा, जब इसके साथ और वर्ड्स और एलिमेंट्स ऐड होंगे, जब ये कंप्लीट टेक्स्ट की सूरत में होगा, एक पैराग्राफ बनेगा, तो उससे रिलेटेड जो अब उस सारे पैराग्राफ को देखते हुए जो प्रीसपोजिशन होगी, वो पहली प्रीसपोजिशन जो वो रॉन्ग हो जाएगी। अब आगे जाके सेंटेंस में और बात भी हो सकती है, तो इस सारे प्रॉब्लम को कहते हैं प्रोजेक्शन प्रॉब्लम। There is a basic expectation that presposition of simple sentences will continue to be true when that simple sentences becomes part of more complex sentences. This is one version of general idea that meaning of the whole sentence is a combination of the meaning of its part. तो आगे इन्होंने यही एग्जाम्पल दी हुई है। आगे हमारे पास है ordered entailment. Crystal defines entailment as a term referred to a relation between a pair of sentences such as the truth of the second sentence necessarily follows from the truth of the first। अब ये वाली वो स्टेटमेंट देख के ये भी पूछ सकते हैं क्विज में आपसे कि ये किसकी स्टेटमेंट है, या वो क्रिस्टल का नेम देख के ये पूछ सकते हैं कि इसकी स्टेटमेंट कौन सी है, वो डिफरेंट स्टेटमेंट दे सकते। तो आपने याद रखना है क्रिस्टल ने जो डिफाइन किया था एंटेलमेंट को, उसके मुताबिक सेंटेंसेस का एक ऐसा पेयर जिसमें जो सेकंड सेंटेंस है वो लाजमी फर्स्ट सेंटेंस को फॉलो कर रहा हो। तो ये क्रिस्टल की डेफिनेशन थी एंटेलमेंट की। आगे यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है इसी की, ऑर्डर ऑफ एंटेलमेंट, और लास्ट पैराग्राफ है हमारे पास प्रीसपोजिशन इन द रियल वर्ल्ड। अब रियल वर्ल्ड में यही प्रीसपोजिशन किस तरह से यूज़ हो रही होती हैं। यहाँ पे उन्होंने एनीथिंग और समथिंग का यूज़ बताया हुआ है।
You may have noticed that small children acquiring English as a first language and some second language learner frequently produce utterances like I have locked the door so someone doesn't get in rather than I have locked the door so no one gets in. Similarly, see the use of some and any below. अब यहाँ इन सेंटेंसेस में उन्होंने इसका यूज़ बताया हुआ है सम का और एनी का, तो क्या आपने एक दफ़ा रीड कर लेना है। यहाँ पे लास्ट पैराग्राफ में उन्होंने ये बताया हुआ है कि जो द यूज ऑफ समवन इन एग्जाम्पल 1 एंड द यूज ऑफ द समथिंग टू ड्रिंक इन एग्जाम्पल 2 ट्रिगर्स एन एग्जिस्टनल प्रीपोजिशन इन अ वे दैट एनीथिंग टू ड्रिंक डजंट. It is therefore more inviting. For this reason, the hospitable host asked whether guest would like some more eggs rather than any more eggs. यानी ये ज़्यादा इनवाइटिंग है तो इसलिए वो some more ही पूछते हैं जब गेस्ट से किसी और चीज़ के बारे में पूछा जाता है कि आपको कुछ और चाहिए. अगर उन्हें ये बताया कि जो एनीथिंग है ये भी लेस इनवाइटिंग है, और इसकी एक ये रीज़न है कि बाज़ औक़ात आपने देखा होगा कि एनीथिंग का यूज़ वो जो होते हैं ना ट्रैफिक बोर्ड्स, रोड के बोर्ड्स, वहाँ पे भी लिखा होता है जैसे एनीथिंग इज आल्सो लेस इनवाइटिंग फॉर अनदर रीजन दैट इज नेगेटिव पोलैरिटी आइटम विच कैन ओनली अकर इन नेगेटिव और हाइपोथेटिकल कंस्ट्रक्शन. Because of the hypothetical context required by negative polarity any during the road construction, we expect that road sign as sorry for any delay. तो वहाँ पे उन्होंने sorry for any delay लिखा होता है rather than I'm not sorry for some delay. तो आई होप सो आपको ये लेक्चर समझ आ गया होगा. इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस थी. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. दुआ में याद रखिएगा. अल्लाह हाफिज़.